सफीना मर्ग। बाली उमरिया का दौर जिंदगी का नाजुक तरीन दौर होता है। वो इन बेमिसाल दिनों से आगे बढ़ चुकी थी। किसी दिलरुबा की मुंतजिर थी। किस्मत ने इंतजार की घड़ियां खत्म की, मगर उनकी चाहत भरी पुरसकून जिंदगी को फौरन ही नजर लग गई और मुख्तसर सी रफाकत में वो मर्द बेमिसाल मार डाला गया। वो इस अंदोहनाक वाक़े को जहनी तौर पर कबूल ना कर सकी थी। तफ्तीशी एहलकार अपना काम करते करते इस गमजदा की जुल्फ़े गिरागीर का असीर हो गया। उसके सामने सवाल कई थे। मकतूल लंदन गया और बर्लिन में मारा गया। रियासती रमूज और मोहब्बत के रचाव में उलझी एक खून आशाम दास्तान, जिसकी हर सतर सनसनी और तजस्सुस से लबरेज है। मुसन्निफ अमजद रईस। फोन की घंटी मुतवातिर बज रही थी। निक नर्वस हो चला था। उसकी उंगलियां बूथ के साथ थरक रही थीं। अमेरिकन कॉन्सुलेट। बिलाखिर आवाज आई। मिस्टर कुरिगान, उसने फिलफौर कहा। एक मिनट प्लीज। वक्फा आया। फिर दूसरी आवाज उभरी। मिस्टर कुरिगान बिल्डिंग में ही हैं, शायद लंच पर। मैं पेश करता हूँ, प्लीज होल्ड करें। आवाज आई। निक को एहतजाज करने का मौका ही ना मिला। वो मजीद 5 मिनट तक इंतजार करता रहा। वो राब्ता मुनक़ता करने ही वाला था कि आवाज आई। आई एम सॉरी, जवाब नहीं आ रहा, लेकिन वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। क्या आप कोई पैगाम देंगे? हाँ, कहना कि बार्नेस का फोन आया था। पासपोर्ट की प्रॉब्लम हो रही है, निक ने कहा। आपका नंबर? बोला गया। उसके पास है। और निक ने फोन बंद कर दिया। उसने राब्ते के लिए जितना वक्त सर्व किया था वो जरूरत से ज्यादा था। बूथ के करीब रुककर अपने पे फोन पर उसकी कॉल का इंतजार करना खतरनाक था। ऑपरेटर का आखिरी फिक्रा भी मशकूक था। निक को 1:30 तक इंतजार करना चाहिए था। माअन बूथ पर दस्तक हुई। कोई औरत थी। निक ने उसे जगह दी और खुद बाहर आ गया। यूं लग रहा था कि औरत घंटों बात करती रहेगी। निक ने वक्त देखा। 1:25। निक ने इशारा किया, लेकिन उसने पुश्त निक की जानिब कर ली थी। निक ने दिली दिल में उसकी शान में गुस्ताखी की और सड़क का रुख किया। साइडवॉक के कोने पर पैदल चलने वालों में से एक शख्स बरामद हुआ, जिसके बदन पर चारकोल ग्रे सूट था। उसका रुख निक की जानिब था। उसका एक हाथ जेब में था। दफतन निक ने खतरा महसूस किया, लेकिन देर हो चुकी थी। उसका हाथ जेब से बाहर आया, जिसमें गन थी। रुख निक की जानिब था। निक भागने के लिए दाएं जानिब पलटा। 2 मजीद पिस्टल उसकी तरफ उड़ गए। चंद फीट दूर लेमोजीन झटके से रुकी थी। सारा फोंटान कहाँ है? पूछा गया। निक चुर्मी नशिस्त पर पुरसुकून बैठा था। उसकी आंखों का भरपूर तासुर कह रहा था, जहन्नम में जाओ। मिस्टर ओहारा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वॉन डैम ने कहा। निक ने जवाब में शाने उचकाए। अगर तुम्हें इसका इतना ही ख्याल है तो बताओ कि वो कहाँ है, और जल्दी करो, निक ने कहा। मुझे इसका ख्याल है, इसलिए किसी जवाब की तवक्का मत करो। वो ना तजर्बाकार है, 1 हफ्ते से ज्यादा बच नहीं सकती, वॉन डैम ने कहा। क्या करोगे उसका? टारगेट प्रैक्टिस, निक बोला। ओहारा, तुम उसकी जिंदगी बचा सकते हो, वॉन डैम ने कहा। मार्गेट में तुम्हारे पास मौका था, तुमने क्या कर लिया? असल बात क्या है वो बताओ, वॉन डैम ने पूछा। मैं नहीं बता सकता, निक ने कहा। जेफरी फोंटान चाहिए? नहीं, निक बोला। फिर सारा को आजाद क्यों कराया गया? फिर उसका ताकुब किया गया, इस उम्मीद पर कि वो जेफरी तक पहुंचा देगी। पोर्टर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने दोनों हाथ मेज पर मारे। लानत है, वो टरखा। ओहारा, तुम समझे ही नहीं, जेफरी हमारे साथ है। चौंका देने वाले इंकशाफ ने निक को गंग कर दिया। वो पोर्टर को घूरता रहा। मतलब वो सीआईए के लिए काम कर रहा था? हाँ, पोर्टर ने कहा। फिर कहाँ है वो? निक ने पूछा। पोर्टर ने सर्द आह भरी। वो यकलक थका मांदा नजर आने लगा। ही इज डेड। निक एक बार फिर दंग रह गया। तमाम भागदौड़, तलाश बसियार, ताकुब, खून खराबा, ये सब क्या था? फिर सारा के पीछे कौन है? निक ने सरगोशी की। इस मरतबा वॉन डैम बोला। मुझे यकीन नहीं है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, पोर्टर ने कहा। बताना पड़ेगा। वॉन डैम ने वक्फा देकर सर हिलाया। पोर्टर खड़ा हो गया। टहलते हुए उसने बोलना शुरू कर दिया। 5 साल पहले मोसाद का टॉप एजेंट साइमन डांस था। उसकी टीम 3 नफूस पर मुश्तमिल थी, वो, एवी और हेल्गा। उन्हें एक रूटीन मिशन सौंपा गया, जो महज इत्तेफाक से फेल हो गया। जिस आदमी को खत्म करना था वो बच गया और उसकी बीवी मारी गई। जल्दी मुआहिदा खत्म हो गया। मोसाद के तीनों एजेंट खतरे में थे। सबसे ज्यादा रकम साइमन के सर की थी, लेकिन वो तीनों गायब हो गए। हेल्गा शायद अब भी जर्मनी में है। साइमन और एवी का 5 साल तक सुराग ना मिल सका। फिर 3 हफ्ते कबल हमारा एक एजेंट लंदन में अपने पसंदीदा पब में बैठा था।
इत्तेफाक से उसके कानों में एक शनासा सी आवाज आई जिसे उसने पहचान लिया। वो साइमन के साथ कुछ अरसे काम भी कर चुका था। इस तरह उसकी नई शनाख्त यानी जेफरी फॉन्टान सामने आई। वॉन डैम कह रहा था। वो सीआईए के लिए काम करने पर क्यों कर आमादा हुआ? निक ने पूछा। मैंने कायल किया था, वॉन डैम ने कहा। कैसे? निक बोला। मामूल का तरीकाकार, पैसा और नई जिंदगी। उसे उन दोनों की खास जरूरत नहीं थी। हाँ, ये बात उसके लिए अहम थी कि वो आइंदा जिंदगी खौफ के बगैर गुजारे। मार्क्स को खत्म करना नागुज़ीर था। मैं खुद कई साल कोशिश करता रहा। मेरी कामयाबी इतनी ही थी कि मैं एम्स्टरडैम तक पहुंच गया। मुझे साइमन की मदद दरकार थी और काम आसान तर हो जाता। वो रजामंद हो गया। कहानी ने खत्म कर रहा था। तुम खुद नाकाम रहे तो हिटमैन का सहारा लिया? निक ने पूछा। हाँ, यही बेहतर था, वॉन ने कहा। फिर क्या हुआ? हिटमैन ने नताइज क्यों नहीं दिए? निक ने कहा। पॉटर ने नफी में सर हिला दिया। मुझे नहीं मालूम। गालिबन वो नर्वस हो गया था। कोई पुरस्कार वजह थी। उसने वापस आकर बर्लिन के पुराने होटल में कैंप किया और उस रात आतिशज़दगी की नजर हो गया। पॉटर ने बताया। होटल से उसकी बॉडी मिली थी? निक ने पूछा। हमें दांतों का रिकॉर्ड नहीं मिला कि साबित किया जा सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि बर्लिन में किसी और के गायब या कत्ल की रिपोर्ट नहीं मिली थी। कमरे से गोलियां मिली थीं। ये कैसे हुआ? मर्डर या खुदकुशी? साइमन बादअज़ां कहीं भी नजर ना आया। वो डिप्रेस था, थका हुआ था, पॉटर ने बताया। निक ने पुरसोच लहजे में कहा। अगर वो इस होटल में मर गया था तो फिर सारा को कॉल किसने की थी? निक ने पूछा। मैंने। रिकॉर्डिंग ऑफ वॉइस। हमने उसे अपने साथ मिलाने के बाद इसके होटल रूम में डिवाइस नस्ब कर दी थी जो बाद में मज़कूरा पैगाम पहुंचाने के काम आई, पॉटर ने बताया। यानी तुम्हें उस पर भरोसा नहीं था? निक ने पूछा। यह बात नहीं है, महज हिफ्ज़े मातुकद्दम के तौर पर, पॉटर बोला। कुर्सी के हाथों पर निक की गिरफ्त सख्त हो गई। तुम सारा को टारगेट के तौर पर लंदन आना चाहते थे? निक ने पूछा। ओहारा? टारगेट नहीं, चारा। मैंने सुना था कि मार्क्स ने साइमन के सर की कीमत कायम कर रखी है। उसे यकीन नहीं था कि साइमन जल के मर चुका है। हमें यकीन था कि मार्क्स सारा पर नजर रखेगा और हम सारा पर, लेकिन तुम उसे जेरे जमीन ले गए, पॉटर ने कहा। यू बास्टर्ड, निक का जवाब दे गया था। सारा तुम्हारे लिए बकरी थी जिसे शेर के शिकार के लिए तुमने चारा बनाया, निक ने कहा। ओहारा, मामलात उलझे हुए और खतरनाक थे, पॉटर ने कहा। निक उछलकर खड़ा हो गया। जहन्नम में गए तुम्हारे इश्यूज। वॉन डैम नशिस्त पर कसमस आया। ओहारा, प्लीज बैठ जाओ। सूरत हाल को वसी तनाजुर में देखने की कोशिश करो। निक ने पॉटर को देखा। क्या मंसूबा है तुम्हारा? क्या हम इसे टाउन स्क्वायर में बांधकर बड़ा सा साइन बोर्ड लगा दें? फेयर गेम? निक ने कहा। नहीं, ऑपरेशन इज ओवर। वॉन डैम सारा को अंदर लाएगा। जल्दी या बदेर हर कोई यकीन कर लेगा कि साइमन मर चुका है। वो सारा को भूल जाएंगे। मार्क्स को हम फिर कभी देखेंगे, पॉटर ने कहा। कुरिगान का क्या होगा? मैं चाहता हूं कि उसे छेड़ा ना जाए, निक ने कहा। यह काम पहले ही हो चुका है, पॉटर बोला। निक आहिस्ता से बैठ गया। सिर्फ एक सवाल रहता था, क्या वो इन लोगों पर एतबार करे? अगर वो नहीं करता तो क्या करे? सारा बाहर तन्हा थी। कातिल उसके पीछे था। वो अपने तौर पर बच नहीं सकती थी। मैं एम्स्टरडैम में उसे कहां ढूंढूंगी? सारा ने कहा। तुम जानती हो कि तुम तलाश के दौरान सरवाइव नहीं कर सकोगी, उस औरत ने कहा। सारा लरज उठी। उसे एवी का ख्याल आया। मैं भी बमुश्किल बच पा रही हूं। कहां और कब खात्मा होगा, कितना कर्बनाक होगा। वो छुरी इस्तेमाल करते हैं, सारा ने कहा। औरत की आंखें फैल गईं। छुरी ब्रोनी का ट्रेडमार्क है। ब्रोनी? सारा ने पूछा। शैतान का बेटा, मार्क्स का खास आदमी। औरत ने उसका हुलिया बताकर सारा के रोंगटे खड़े कर दिए। इसका मतलब कि तुम उसे देख चुकी हो? वो तुम्हारे ताकुब में है, एम्स्टरडैम हो या बर्लिन, हर जगह, सारा ने पूछा। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? औरत ने फिर इम्कानात का जायजा लिया। तुम्हारी जगह होती, तुम्हारी उम्र की होती तो साइमन को तलाश करती, औरत ने कहा। फिर मेरी मदद करो, मुझे बताओ, सारा ने कहा। तुम्हारी वजह से वो मारा जा सकता है, औरत बोली। मैं एहतियात करूंगी, सारा बोली। औरत ने गौर से सारा को देखा। कासा मोरो में एक क्लब है। स्ट्रीट का नाम है ओडिजस वोरबर्ग बुल। क्लब एक औरत चलाती है, उसका नाम कोरी है। किसी वक्त मोसाद से उसके ताल्लुकात थे, वो तुम्हारी मदद कर सकती है, औरत बोली। और अगर, सारा ने कहना चाहा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है? कुछ और, सारा ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह पर छोड़ देती हूँ, औरत ने पूछा। हाँ, सारा ने सोचा कि उसे रकम की जरूरत पड़ेगी।
और ज्यादा कैश निक के पास होता है। रात में वो वॉलेट निकालकर बर्लिन छोड़ देगी। जिस पर तुम भरोसा करती हो उससे मोहतात रहना। क्या नाम है उसका? ओहारा, निक ओहारा, सारा ने कहा। तन्हा निकलना, ज्यादा महफूज रहोगी। मैं किस पर एतमाद कर सकती हूँ? सारा ने पूछा। सिर्फ साइमन पर, औरत ने कहा। वो रिहाइशगाह से करीब थे। सेटविन की रफ्तार कम हो रही थी। ड्राइवर ने बड़बड़ाते हुए रफ्तार बढ़ाई। औरत भी अचानक जर्मन में चिल्लाई। उसके चेहरे पर खौफ था। क्या हुआ? सारा की समझ में कुछ ना आया। सड़क पर हर तरफ सीआईए है। जहां सारा और निक कैंप पजीर थे वहां सड़क पर दो आदमी खड़े थे। एक पॉटर था और दूसरा निक। एक लम्हे के लिए सारा और निक की आंखें चार हुई। दोनों आदमी गाड़ी की तरफ दौड़े। सारा सदमे से बेहाल हो गई। बिलाखिर निक की हकीकत खुल गई। निक सीआईए के साथ काम कर रहा था। सारा शौक के आलम में नशिस्त पर ढेर हो गई। आखिरी मरतबा उसने निक की आवाज सुनी। वो उसका नाम लेकर चिल्ला रहा था। सारा के जिस्म से किसी नादीदा कुव्वत ने तवानाई निचोड़ ली। मार्क्स उसके पीछे था। सीआईए उसके ताकुब में। हमें तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देते हैं, औरत ने कहा। अगर तुम बर वक्त जहाज पर सवार हो गई तो यहां से निकल जाओगी। औरत बोली। अपना नाम तो बता दो, सारा ने कहा। अगर तुम अपने शौहर से मिलो तो कहना कि हेल्गा ने भेजा है, औरत बोली। टिगाल एयरपोर्ट नजर आने लगा था। वो खुदा हाफिज भी ना कह सकी। हेल्गा उसे छोड़कर चली गई। सारा के पास खाने के लिए भी पूरे पैसे नहीं थे। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के बगैर कोई चारा ना था। 20 मिनट बाद जहाज हवा में था। हेल्गा की सेटविन एयरपोर्ट से जुनूब की तरफ कोडाम की तरफ रवा दवा थी। बर्लिन छोड़ने से कबल हेल्गा को आखिरी काम करना था। वो जानती थी कि ये रिस्की है, लेकिन ये काम करना ही था। सीआईए ने उसकी लाइसेंस प्लेट देख ली थी। वो इसका पता ट्रेस कर सकते थे। मौत का हकारा तेज रफ्तार था। एवी पहली खत्म हो चुकी थी। हेल्गा को कोरी को खबरदार करना था कि वो साइमन को होशियार कर दे। वो आखिरी काम निपटाकर फ्रैंकफर्ट की ट्रेन पकड़ती, वहां से स्विट्जरलैंड और इटली या मगरब में स्पेन। असल मकसद बर्लिन से निकलना था, इससे पहले कि दूसरी दुनिया में एवी से मुलाकात होती। लेकिन जासूस भी जज्बाती हो जाते हैं। उसे अपनी चंद अशिया समेटनी थी जो उसे बहुत अजीज थी। दूसरों के लिए उनकी कोई अहमियत नहीं थी। अपनी बहन का फोटो, वालदैन की तस्वीर, माँ का सिल्वर रॉकेट, 6 अदद मोहब्बतनामे। फरिश्ता अजल के परों की फड़फड़ाहट भी उसे रोकने में नाकाम थी। ड्राइवर रोबोट की मानंद उसके अहकामात पर अमल कर रहा था। वो गाड़ी में बैठा रहा और हेल्गा मकान की तरफ भागी। ख्वाबगाह के खुफिया खानों से मस्कूरा खजाना समेटा और बस्तानुमा बैग में रख लिया। बैग की मसनूई तह में पिस्टल मौजूद था। उसने खिड़की से बाहर सड़क पर गाड़ी की तरफ देखा। वो खिड़की बंद करके बाहर आई, रुककर सूरज की रोशनी से आंखों को हम आहंग किया, और यही चंद सेकंड उसकी जिंदगी की जमानत बन गए। वो पोर्च में थी। सड़क पर किसी गाड़ी के पहिए चरचराए। फायरिंग का इंतजार किए बगैर वो ट्यूलिप के गमलों के पीछे गिर गई। अगली साथ में गोलियों के बर्स्ट ने सन्नाटे को उधेड़ दिया। गाड़ी छलनी हो गई थी। दूसरा बर्स्ट मकानों की खिड़कियों से टकराया था। वो करवट लेती हुई फूलों की क्यारी की तरफ चली गई। सड़क की जानिब से गाड़ी का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। कातिल काम मुकम्मल करने आ रहा था। हेल्गा ने बस्ते का मसनूई बॉटम खोलकर पिस्टल निकाल लिया। कदमों की आहट करीब आ गई। वो सीढ़ियों पर था। उसके नजदीक एक सीधा फायर काफी। शायद इसने हेल्गा की झलक को देख लिया था, ताहम वो औरत की अहलियत और असलहे से नावाकिफ था। हेल्गा ने फायर किया। गोली कातिल की दाएं आंख के करीब घुस गई। उसके सर ने पीछे की जानिब झटका खाया। दोनों के हमले में इतना कलील वक्फा था कि वो भी फायर कर चुका था। ताम हेल्गा एक साथ की सबकत ले गई थी। कातिल जमीन बोस हो चुका था। वो रेलिंग से टकराकर उल्टा और सड़क पर जा गिरा। हेल्गा ने उसकी हालत देखने में वक्त जाया ना किया। वो जानती थी कि कातिल फना की भेंट चढ़ चुका है। उसे ड्राइवर का ख्याल आया, ताम उसने आंखों को भीगने से बाज रखा। कातिल का साथी गाड़ी ही में था। हेल्गा के दूसरे फायर से पहले उसने राह फरार इख्तियार की। वो बस्ता लिए तेज कदमी से सड़क पर चल रही थी। एक ब्लॉक दूर जाने के बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वो एक गलती कर चुकी थी। किस्मत साथ देगी। किस्मत बार बार साथ नहीं देती। उसे जल्द अज जल्द बर्लिन से निकलना था। खून ही खून। निक बढ़ते हुए हजूम में रास्ता बनाता हुआ स्या सेटविन गाड़ी की तरफ जा रहा था। उसके अतराफ में जर्मन चीखें बुलंद हो रही थीं। फुटपाथ के करीब एम्बुलेंस का अमला लाश का जायजा ले रहा था, जो तिबी इमदाद से बेनियाज हो चुका था। पॉटर, निक चिल्लाया, मगर वहां सायरन के अलावा इतना शोर शराबा था कि उसकी चीख शोर में जज़ब हो गई थी। खून सड़क पर फैल रहा था। निक के जिस्मो जान मफलूज थे। उसके करीब कोई आदमी घुटनों के बल बैठा। ओहारा, सारा नहीं है, ये आदमी है। ड्राइवर भी मर चुका है, पॉटर की आवाज आई।
वो कहाँ है? निक फिर चीखा। पॉटर खामोश रहा। टारासॉफ उनकी तरफ आ रहा था। निक बेबसी और गुस्से के आलम में उठा और सिम्त के तायुन के बगैर एक तरफ को चल पड़ा। उसे परवाह थी, ना ही एहसास था कि वो किधर जा रहा था। खून देखकर उसके हवास मुख्तल हो गए थे। उसे लग रहा था कि सारा अपने ही खून में डूबी सड़क पर कहीं पड़ी है। कुछ दूर जाने के बाद वो एक तरफ बैठ गया और सर दोनों हाथों में ले लिया। वो क्या करे? करने को कुछ भी ना था। उसके पास 2 पत्ते बचे थे, पॉटर और CIA। पॉटर सही या गलत के चक्कर में नहीं पड़ता था। उसे काम सर अंजाम देने से मतलब रहता था। निक को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि वो पॉटर से मदद ले सकता है। सारा की जिंदगी खतरे में थी। निक को पॉटर की हिकमत अमली से ज्यादा सारा अजीज थी। ओहारा, उठो, क्ल्यू मिल गया है। पॉटर की आवाज आई। कैसे? निक ने पूछा। उसने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था। KLM एयरलाइंस, पॉटर बोला। पॉटर, तुम जहाज को उतरवा सकते हो? निक ने पूछा। नहीं, देर हो गई है। जहाज 10 मिनट कबल एम्स्टरडेम में उतर चुका है, पॉटर ने बताया। शाम का झटपटा था। सारा कासामोरो तक पहुंच गई। कासामोरो जिस्म फरोशी का अड्डा मालूम हो रहा था। आधा घंटे तक सारा कासामोरो में मर्दों का आना जाना देखती रही। बिलाखिर उसने अंदर जाने का फैसला किया। वो सिटिंग रूम की तरफ चली गई। डेस्क पर मौजूद औरत ने उस पर नजर डाली। तुम अमेरिकन हो? उसने अंग्रेजी में सवाल किया। सारा ने जवाब देने से पहले अतराफ का जायजा लिया, फिर औरत को देखा। मुझे हेल्गा ने भेजा है। औरत का चेहरा कतई सपाट था। कोई रद्देमल ना पाकर सारा ने कहा, मुझे साइमन से मिलना है। वो कहाँ है? औरत वक्फे के बाद बोली। शायद साइमन किसी से मिलना नहीं चाहता। प्लीज, ये बहुत अहम है, सारा ने कहा। औरत ने शाने उचकाए। क्या वो शहर में है? सारा ने पूछा। शायद, औरत ने कहा। वो मुझसे मिलेगा, सारा ने इजहार किया। क्यों? मैं उसकी बीवी हूं, सारा ने कहा। पहली मर्तबा औरत के तासुरात में इर्ताश पैदा हुआ। वो नर्वस अंदाज में डेस्क पर पेंसिल खटखटाने लगी और गौर से सारा को देखा। अपना शादी का रिंग छोड़ जाओ। आज आधी रात को आ जाना। वो सबूत देखे बगैर नहीं आएगा, औरत ने कहा। सारा ने रिंग उतारकर उसे दे दिया। रात में ये वापस मिल जाएगा, औरत ने कहा। सारा उठी तो औरत की आवाज आई। मैडम, कोई जमानत नहीं है? सारा ने सर हिलाया। वो सीख चुकी थी कि किसी चीज की जमानत नहीं है, हत्ता कि दिल की अगली धड़कन भी मशकूक है। सारा के जाने के बाद औरत, जो खुद कोरी ही थी, बाहर निकलकर एक ब्लॉक दूर गई और पे फोन से नंबर मिलाया। जवाब फौरन मिला। कोरी ने फोन पर सूरत हाल गोशगुजार कर दी। वो तन्हा थी? पूछा गया। बज़ाहिर, कोरी ने कहा। हेल्गा ने ओहारा नामी आदमी का नाम लिया था? वो CIA से लाताल्लुक है। लगता है कि वो जाती तौर पर सारा में दिलचस्पी रखता है। कोरी खामोशी से दूसरी जानिब से हिदायत सुन रही थी। फिर फोन बंद करके वो कासामोरो वापस आ गई। रिंग विंडो में उसने ऐसी जगह पर रखा जहां वो सड़क से देखा जा सकता था। कॉफी हाउस की तलाश में सारा को 1 मील दूर जाना पड़ा। बाहर दुनिया अपने अंदाज में रवा दवा थी। सारा की कायनात छोटे से कमरे में सिमट गई थी। हैरतअंगेज तौर पर वो अब तक हरकत पजीर थी। उसके पास थोड़े पैसे थे। वो अकेली थी और अगले कदम के बारे में पूरी यकीन नहीं थी। लेकिन एक बात उसकी समझ में आ गई थी कि वो अब तक बचती आ रही थी। निक की बेवफाई उसे चाकू के मानंद काट रही थी। शायद वो गहरा जख्म कभी मुंतमिल ना हो सके, फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत उसमें बाकी थी। ये तब्दीली नाकाबिले फहम थी। तमाम झूठे खूबसूरत ख्वाब पीछे रह गए थे। उसके जहन में एक ही वाज़ेह टारगेट था कि उस मनहूस ख्वाब का खात्मा किया जाए। चंद घंटों बाद वो जेफरी के साथ होगी और महफूज हो जाएगी। अगर वो मोहब्बत नहीं करता तब भी सारा को यकीन था कि वो इसका ख्याल रखेगा। ये सारा की आखिरी उम्मीद थी। सारा का कुछ पता नहीं। पॉटर ने एम्स्टरडेम के होटल रूम में दाखिल होते हुए निक को मुतला किया। उसने टांग की मदद से दरवाजा बंद किया और कॉफी का कप निक को पकड़ा दिया। खुद वो कुर्सी में ढेर होकर आंखें मसलने लगा। दोनों पजमर्दा हो रहे थे। तुम्हें शायद अभी तक हम पर शक है, पॉटर ने कहा। नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा, निक ने कहा। चंद क्लियो हैं, तुम दिलचस्पी लोगे? हलाक होने वाला जर्मन ड्राइवर था। किसी जमाने में मोसाद के साथ काम करता था। पड़ोसियों की राय है कि वो दोनों बहन भाई थे, जबकि ऐसा नहीं है। वो दोनों साबका एजेंट थे, पॉटर ने बताया। हेल्गा, वो भी एक लिंक है अगर हम उस तक पहुंच गए, निक पुरसोच अंदाज में बड़बड़ाया। कोई चांस नहीं है। उसकी किताब में हर ट्रिक मौजूद है, पॉटर ने कहा। हिटमैन कौन है, निक ने पूछा। डच, लम्हे के फर्क से मारा गया। हेल्गा की फुर्ती, वाह क्या शॉट था।
पॉटर ने हेल्गा के निशाने पर तबसरा किया। मकतूल का कोई रिकॉर्ड? निक ने पूछा। नहीं, वो सेल्स रीप था। वो और अमूमन हालत सफर में रहता था, लेकिन एक गलती हो गई। 2 दिन कबल मकतूल के अकाउंट में फंड्स मुंतकिल किए गए थे, भारी रकम। हमने ट्रेस किया था। फंड ट्रांसफर करने वाली कंपनी का नाम एफ बर्कमैन है। कंपनी एम्स्टरडैम में है। वो काफी कॉफी की दरामद करते हैं। उनका कारोबार 10 साल पुराना है और दफातर 12 ममालिक में बिखरे हुए हैं। बावजूद इसके हैरतअंगेज तौर पर उनके मुनाफे की शरह बुलंद नहीं है। कैसी अजीब बात है, पॉटर ने कहा। बर्कमैन कौन है? निक ने पूछा। कोई नहीं जानता। कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। किसी ने भी बर्कमैन को नहीं देखा, पॉटर ने बताया। निक पॉटर की आंखों में देख रहा था। बैक वक्त दोनों के जहन में एक नाम आया, मार्क्स। निक ने आहिस्ता से कहा। और सारा उसके इलाके में है। मैं उसकी जगह होता तो दुम दबाकर मुखालिफ सिमत में भागता, पॉटर ने कहा। वो स्मार्ट है, लेकिन अजनबी जगह पर दुश्मन के इलाके में तन्हा है, निक ने कहा। तुम उससे मोहब्बत करते हो? पॉटर ने कहा। हाँ, निक बोला। लेकिन लॉरेन? पॉटर ने पूछा। वो बहुत बड़ी गलती थी, निक ने कहा। अचानक फोन की घंटी बजी। शायद मेरे लिए है। पॉटर फोन की तरफ गया, लेकिन निक ने पहले रिसीवर उठा लिया। एक साथ के लिए दूसरी जानिब सकूत तारी रहा। फिर किसी आदमी की आवाज आई। मिस्टर ओहारा? यस, निक बोला। तुमसे आधी रात को कासा मोरो में मिल सकते हो? अकेले आना। कौन है? निक ने पूछा। उसे एम्स्टरडैम से निकाल कर ले जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है, आवाज आई। सुनो, राब्ता मुनक़ता हो गया। निक ने रिसीवर पटका और दरवाजे की तरफ भागा। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? पॉटर ने पूछा। कासा मोरो, सारा वहां पर है, निक ने कहा। रुको, मैं वॉर्नडेम को फोन करता हूँ, हमें बैकअप की जरूरत भी है। मुझे अकेले जाना है, निक ने कहा। ओहारा, पॉटर बोला, लेकिन निक निकल चुका था। निक को गए हुए 5 मिनट हुए थे जब बूढ़े आदमी ने फोन वसूल किया। वो कासा मोरो में है, इन्फॉर्मर ने इत्तला दी। कैसे मालूम हुआ? ओहारा के पास किसी की कॉल आई थी। सीआईए ओहारा के पीछे गई है, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं ब्रॉनी को रवाना करता हूँ, बूढ़े ने कहा। ओहारा रास्ते में है, बोला गया। ब्रॉनी के लिए वो बच्चा है, बूढ़े ने कहा। वॉर्नडेम अपने बिस्तर में था। कुछ देर बाद कासा मोरो में हंगामा बर्पा होने वाला था। वो इस बारे में सोचना नहीं चाहता था। सीआईए में सर्विस के दौरान में वो हमेशा फायरिंग और तशद्दुद से दूर रहा था। खून से वो बिदकता था। उसे हकीकतन इस दौरान किसी को हलाक नहीं किया था। अगर ऐसा करना नागुज़ीर हो जाता तो वो किसी और को इस्तेमाल करता था। उसकी बीवी क्लॉडिया के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। क्लॉडिया को गोली मारी गई तो वो एक बड़े आजम के फासले पर था। खबर सुनकर वो वापस पहुंचा तो आज़ाद और मालदार हो चुका था। लेकिन 1 माह बाद उसे खत मौसूल हुआ, एक सतर का खत। वाइकिंग ने मुझसे बात की थी। वाइकिंग उस शख्स का कोड नेम था जिसे क्लॉडिया पर गोली चलाई थी। वॉर्नडेम खौफ से मफलूज हो गया। उसने फरार के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ताहम उसे यकीन था कि यह कोई मुस्तकिल हल नहीं है। फिर एक दिन बूढ़े आदमी ने उससे राब्ता कायम किया। वॉर्नडेम डील पर आमादा हो गया। उसने बूढ़े की मतलूबा इत्तलात उसे फराहम कर दी। एहसास जुर्म ने कचोका लगाया, लेकिन वो मजबूर था। बूढ़ा कारोबारी आदमी था, वो सियासत से लाताल्लुक था। वॉर्नडेम ने खतरा महसूस ना किया। जब मुतालिबात में इजाफा होने लगा तो वॉर्नडेम सोचने पर मजबूर हो गया कि बूढ़ा कोई जादूगर था। वॉर्नडेम बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। वॉर्नडेम के सियात का कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं था। वो कहाँ है? सारा ने सवाल किया। इसे सबूत चाहिए, कोरी ने जवाब दिया। क्या उसे शादी का रिंग नहीं देखा? सारा ने पूछा। अब वो तुम्हें देखना चाहता है। महफूज फासले से सीढ़ियों से ऊपर जाओ, वहां से दाएं हाथ पर दूसरा कमरा, क्लोजेट में सब साटिन का लिबास ले लो, उसने कहा। सारा सवाल करना चाहती थी, ताहम उसने खामोशी से हिदायत पर अमल किया। चश्मा उतार दो, कोरी ने कहा और खिड़की की तरफ इशारा किया। तुम बैठ सकती हो, लेकिन चेहरा सड़क की तरफ रखना। बाहर से मर्दों के इशारे और कहकहे बुलंद हो रहे थे। वक्त गुजरता रहा। उसके आसाब जवाब देने लगे। कहाँ है वो? इतना वक्त क्यों ले रहा है? सारा ने कहा। दफातन किसी ने उसका नाम लिया। उसने आवाज की सिमत में देखा। उसे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आया। वो बेख्तियार उठकर भागी और उस कमरे में गई जहां लिबास बदला था। वो निक से खौफजदा थी। उसे खुद को कमरे में बंद कर लेना चाहिए था। निक कब और कहां से आया और उसका बाजू पकड़ लिया। वो फंस गई थी। जिद्दोजहद बेमायने थी। उसका जिस्म बुरी तरह से लरज रहा था। वो चिल्लाई, दफा हो जाओ। सारा, मेरी बात सुनो, निक ने कहा।
मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सारा ने कहा। निक ने उसकी दोनों कलाइयां पकड़ ली। मेरी बात सुनो। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, धोखा दिया, वो चिल्लाई। धोखा तुम्हें हुआ है, मैं वही हूं जो था, निक ने कहा। मैं अब भी नफरत करती हूँ, सारा बोली। और मैं अब भी मोहब्बत करता हूँ, निक ने कहा। झूठ मत बोलो, तुम सीआईए के साथ थे, सारा ने कहा। नहीं सारा, खेल खत्म हो गया, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, निक ने कहा। नहीं, जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेती, सारा ने कहा। तुम नहीं ढूंढ सकती? क्या मतलब? सारा ने पूछा। आई एम सॉरी सारा, वो जिंदा नहीं है, निक बोला। उसने वॉशिंगटन में मुझे कॉल की थी, सारा ने कहा। वो सीआईए की ट्रिक थी, निक बोला। फिर उसके साथ क्या हुआ? बर्लिन के होटल की आग और गोलियां, निक ने कहा। सारा ने आंखें बंद कर ली। करबो अजियत ने सोचने की समझने की सलाहियत सलब कर ली थी। मैं नहीं समझी। सीआईए ने तुम्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था क्योंकि उन्हें मार्क्स की जरूरत थी, निक ने कहा। और अब? सारा बोली। ऑपरेशन क्लोज्ड, हम घर जा सकते हैं। साइमन को मिलाकर सीआईए ने मार्क्स के खिलाफ ऑपरेशन किया था जो फेल हो गया। साइमन के बगैर वो मार्क्स तक नहीं पहुंच सकते, लिहाजा खेल खत्म, निक ने कहा। वो हिटमैन? सारा ने पूछा। साइमन की मौजूदगी तक हिटमैन ब्रोनी की जरूरत थी, अब नहीं, निक ने कहा। निक, तुम सच कह रहे हो? सारा बोली। अगर सीआईए ने सच बोला है तो यही हकीकत है। अगरचे हमें समझ में नहीं आया कि सीआईए मार्क्स के पीछे क्यों पड़ी हुई थी। चलो अब उठो, निक ने कहा। सारा उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। हॉल सीढ़ियां, बाहर ठंड थी। दफतन निक अपनी जगह पर जम के रह गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर खून ही खून था। सारा कुछ ना समझी। उसने निक की नजरों का ताकुब किया। कोरी खून में लथपथ पड़ी थी। एक साया सिटिंग रूम में मौजूद था, नजर से ओझल। रुख सीढ़ियों की तरफ था। फरार का रास्ता बंद था। इन दोनों को वापस हॉल की तरफ जाना था। निक सारा का हाथ पकड़कर पलटा। सिटिंग रूम से किसी औरत की चीख बुलंद हुई। साइलेंसर लगे पिस्टल से 2 फायर हुए। कातिल सीढ़ियों पर आता तो सारा और निक पर नजर पड़ती। दोनों सीढ़ियों के जरिए कमरे के बाला खाने में घुस गए। निक ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया, लेकिन लॉक निर्धारित था। उन्होंने रोशनी बंद रहने दी। छोटी सी खिड़की से रोशनी की किरण अंदर आ रही थी। निक सारा को बाहों में लेकर एक ट्रंक के उकुब में चला गया। कातिल आ रहा था। प्लीज गॉड प्लीज, सारा ने दुआ की। निक ने सारा को फर्श पर लिटा दिया। कहाँ जा रहे हो? सारा ने पूछा। वक्त नहीं है, कुछ करना होगा, निक बोला, और सारा के रद्देअमल से पहली तारीकी में रेंग गया। कातिल के कदमों की आहट करीब थी। सारा ने सांस तक रोक ली। उसने किसी हथियार के लिए बेसूद नजर दौड़ाई। अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया। इस वक्त हाथापाई की आवाज बुलंद हुई। सारा उछलकर खड़ी हुई। निक कातिल के साथ उलझा हुआ था। वो दोनों फर्श पर करवटें बदल रहे थे। निक ने 2-3 घोंसे आजमाए, ताहम वो कातिल की माने लड़ाका नहीं था। कातिल ने खुद को छुड़ाया और निक के पेट में जोरदार पंच रसीद किया। निक का राहकर दौरा हो गया। कातिल ने फर्श पर पड़ी गन की तरफ जस्त लगाई। जरब की शिद्दत से निक की हरकत धीमी पड़ गई। कातिल की उंगलियां गन को छू रही थीं। निक ने तवानाई मुजतमा करके जस्त लगाई, ताहम बरवक कातिल तक नहीं पहुंच सका, जिसने गन उठाकर रुख निक की जानिब कर दिया था। मौत चंद इंच के फासले पर थी। सारा ट्रंक के पीछे से बाहर आ गई। सख्ता टूट गया। उसे संकालूद पाना हाथ में आ गया था। उसने हतल इम्कान फुर्ती से पाने की चोट गन वाले हाथ पर लगाई। गन एक बार फिर कातिल के हाथ से निकल गई। वो बौखला गया था। उसके ख्याल में निक अकेला था। निक ने पूरी कुव्वत से उसके जबड़े पर घूंसा रसीद किया। वो लुढ़खुड़ाकर पीछे की तरफ गिरा। उसका सर मेज के कोने से टकराया था। फिर उसने हरकत नहीं की। निकलो, दोनों हाँप रहे थे। बाहर फवारे की आड़ में जो आदमी घात लगाए हुए था, उसे देखने में बहुत देर हो गई। निक पीछे था। नामालूम आदमी सांप की मानंद हरकत कर रहा था। उसका गन वाला हाथ सारा की तरफ नहीं था। वो उकुब में निक का निशाना ले रहा था। फायर हुआ। बज़ाहिर गोली निक के सीने में लगी और शर्ट सुर्ख रंग में भीगने लगी। सारा हलक के बल चीखी और निक की तरफ भागी, लेकिन कातिल ने उसे जकड़कर करीबी खड़ी गाड़ी में फेंक दिया। गन का रुख सारा के सर की जानिब था। इस वक्त उसने कातिल का चेहरा देखा, मौत का चेहरा। वो ब्रौनी था, जहन्नमी बला। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।